नमस्कार दोस्तों, एलएससी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम तीन मेजर खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को ये बताया है और बोला गया है कि अब आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान विचार विमर्श करिए कि क्या एससी और एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि किस प्रकार नेपाल जो है वो अब लाल पीला हो रहा है, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। और एक अचीवमेंट के ऊपर भी बात की जाएगी, जहां पर हमने अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है और अब शायद चाइना को ये चीज़ पता चल गई है कि ये वही हिंदुस्तान है जो आपके साथ आपके और खुद के खासकर नेशनल इंटरेस्ट के तहत सारे काम करता है। लेकिन अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को ये चीज़ बोल दी है, नाउ द बॉल इज इनटू गवर्नमेंट्स कोर्ट, कि अब वो ये चीज़ डिसाइड कर सकती हैं कि क्या एससी और एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जिस प्रकार ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, क्या उसी प्रकार एससी और एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कार्तिक, खैर आप खुद जाट हैं, जाट राजस्थान में ओबीसी होते हैं, तो आपके लिए तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। आप हैं क्रीमी लेयर के अंदर? नॉन क्रीमी लेयर। अच्छा, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, तो इससे क्या मतलब क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि यार ये क्रीमी लेयर में, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जिन ओबीसी के पास क्रीमी लेयर के अंदर वो आते हैं, तो जो नहीं आ पाते उनको थोड़ा मोमेंटम ज़्यादा मिल जाता है, उनको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू एससी एससी। वहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या फिर चीज़ें निकलती है। तो ये इसके अंदर ये देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से अलग अलग उसको बांट दिया जाता है। तो फायदे की बात है, मेन चीज़ ये है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर कोई भेदभाव हुआ है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा होगा और सरकार के हाथों में चीज़ रखती है। और दूसरी देखने वाली बात यह है कि सरकार इसको आगे किस तरीके से लेती है, क्योंकि देखने को मिलता है कि अभी जैसे कि जातिगत जनगणना चल रही है, कास्ट सेंसस चल रहा है, और फिर ये जब आगे चल के चलेगा, राजस्थान के अंदर भी चलने वाला है आगे चल के, और जनरल सरकार इसको किस तरीके से लेके चलती है वो भी देखने वाली बात रहेगी। तो इस दौरान भी इस यहाँ से जो डेटा आएगा निकल कर और इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल कि इनके जो नंबर है, और जब आज आप देखते हैं एससी एसटी, तो इनके फॉर एग्जांपल कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो इनके जो नंबर है, जैसे सीट्स होगी, तो फॉर एग्जांपल 200 टोटल सीट्स है, 200 में से ऐसे कह देते हैं कि भाई कुछ परसेंटेज एससी एसटी वालों के लिए है, तो एससी एसटी वालों का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ अच्छी खासी संपत्ति भी है, ठीक है, वो एससी एसटी से भी बिलोंग करते हैं, उनके घर में सरकारी कर्मचारी भी हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उस रिजर्वेशन का फायदा भी उठाते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी रह जाते हैं पिछले मतलब पिछड़े हुए रह जाते हैं, जिनके पास जरूरतमंद चीजें पहुंचनी चाहिए लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। तो हो सकता है ये जो चीज है उस चीज को फायदा पहुंचाए, और सरकार इस चीज को किस तरीके से आगे लेके चलती है। देखिए, अगर सरकार इसके अंदर कुछ पॉलिटिक्स देख लेती है, कुछ राज्यों के अंदर इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज के तौर पे देख लेती है, तो बात अलग है। और अगर सरकार इसको प्रॉपर तरीके से लिबरल तरीके से इसको एग्जीक्यूट करती है, एस्टेब्लिश करती है, तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो फायदेमंद होगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि मतलब फायदेमंद है कि जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं होता है, तो उन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन इसके तहत मिलेगा। हाँ। लेकिन क्या आपको इस चीज़ को ऐसे इस तरीके से देखने से नहीं लगता है कि विपक्ष इसका इतना इस्तेमाल करेगा? जैसे हमने लोकसभा इलेक्शन के दौरान इस चीज़ को देखी थी कि विपक्ष ने ये चीज़ उठाई थी कि अगर सरकार बन जाएगी तो संविधान बदल देंगे, आपका आरक्षण ले लिया जाएगा, ये होगा वो होगा। और मणिपुर के अंदर भी हमने सेम चीज़ देखी। रूट कॉज मणिपुर वायलेंस का क्या था कि जो कम्युनिटी है उसको वहाँ रिजर्वेशन में इंक्लूड करो, जो उनको ट्राइबल का टाइप मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि सरकार को विषय वो करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसके अंदर ये दमखम होगा कि जो एससी एसटी को क्रीमी लेयर के अंदर डालेगी, क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ द वोट बैंक जो वो केटर आउट कर सकती है, करना चाहती है, वो तो हट जाएगा, क्योंकि आपने उनका रिजर्वेशन का राइट छीन लिया। और एट प्रेजेंट भी अगर देखा जाए तो जो सरकार है वो तो वैसे भी डगमगाने वाली सिचुएशन पर ही है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अगर बिहार में नीतीश कुमार के पास सीटें कम आती है और कांग्रेस उनको बोल देती है कि कम सीटें होने के बावजूद हम आपको सीएम बना देंगे, हमें समर्थन दे दीजिए, तो वैसे भी नीतीश कुमार जो है अगर कांग्रेस से चले जाते तो फिर सरकार के पास तो बहुत ही कम बहुमत से जो है, जो मेजोरिटी, उससे थोड़ा सा ही आंकड़ा ज्यादा रह जाएगा। टीडीपी को भी अगर कांग्रेस इन्फ्लुएंस करके बोल देती है कि चलिए हम आपको, चंद्रबाबू नायडू को बोल देते हैं कि हम आपको होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, या टॉप 4 में से कोई सी भी जो मिनिस्ट्री आप बोलेंगे उसमें 2 मिनिस्ट्री 3 मिनिस्ट्रीज आपको दे देंगे, चंद्रबाबू नायडू भी चेंज कर लेंगे। तो सरकार तो वैसे भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात
जैसे ये है कि ऐसी बात पहली बार थोड़ी कि हम SC को क्रीमी लेयर के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो हम कितने सालों से, कितने टाइम से हम खुद करते हैं, पर्सनली भी करते हैं, और कितने टाइम से इंटरनेट पर और जो बुद्धिजीवी हैं उस पर कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन पर कितना काम होता है वो देखने वाला विषय, देखने वाली बात है, सही कह रहे हो आप। तो वो एक चीज है कि मुझे ये लगता है कि सरकार, जो अब्राहम लिंकन जैसा कुछ आदमी आना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, कि जैसे वहां पे स्लेवरी अबॉलिश करी गई थी अमेरिका के अंदर और जो रेवोल्यूशन हुआ था, सिविल वॉर, की सारी चीजें, यहाँ पर भी उसी प्रकार से क्या तो कोई बहुत ही 400, अगर 400 का आंकड़ा भाजपा के पास होता तो फिर तो आप करें जो कर लीजिए, फिर तो आपको कौन ही रोक रहा है। तो ये इसमें बेसिक चीज़ है। अगर हम हमारी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो ये है कि हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आते हैं, वहाँ पर 28th राउंड की मीटिंग करते हुए इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको परमानेंटली सेटल डाउन करने की बात करते हैं, परमानेंट बॉर्डर को मार्क आउट करने की बातें निकल कर सामने आती है। अजीत डोभाल के साथ उनकी मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलते हैं, और ये जो सारे डेवलपमेंट सामने निकल कर आते हैं, इससे एक देश सबसे ज्यादा खफा हो जाता है। हमें लगा था पाकिस्तान या USA होगा, लेकिन नहीं, नेपाल वो देश निकल कर सामने आता है, जहां पर उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो 3 पासेस हमने आइडेंटिफाई करे हैं, लिपुलेख पास, शिवकिला और नाथुला, इन तीनों पासेस को दोनों देश इंडिया चाइना आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां से हम ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नेपाल जो है वो लिपुलेख पास को जो है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही अपने ही संविधान के अंदर 2020 में संशोधन करके उसको खुद के देश का भाग बना लिया, उसको जो है यूनिलैटरली ही खुद के देश का भाग बना लिया। हिंदुस्तान से कोई कंसर्न, आप कैसे कंसर्न कर सकते हैं? आपका जब मन कर रहा है आप इसी पार्ट को हिंदुस्तान का पार्ट बना लें, जिसपे जो है नेपाल अपना प्रोटेस्ट जाया करता है और बताता है चाइना और इंडिया दोनों को कि आप यहां से ट्रेड नहीं कर सकते, ये हमारे देश की भूमि है, वगैरह 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 चीजें। एट प्रेजेंट देखा जाए तो जो लिपुलेख पास है ये जो है उत्तराखंड के रीजन के अंदर आता है, जिसको नेपाल जो है क्लेम करता है। जो काली रिवर वाला जो हमने पूरा वो पढ़ा है, जो नेपाल ने खुद ही इसको क्लेम करना शुरू कर दिया है, खुद ही ट्रीटी को खुद ही समझ के जो भी अपने आप ही जो कर रहा है। तो ये कार्तिक, ये एक चीज है जो दर्शाता है कि नेपाल जो है या तो उसको यही चाहिए कि वो इंडिया चाइना के बीच में जो राइवलरी है ना उसका वो बेनिफिशियरी बनना चाहता है कि हमें इंडिया से फायदा मिले, चाइना से फायदा मिले। लेकिन अगर इंडिया चाइना साथ आ जाते हैं तो उसको दुख हो जाता है कि भाई हमें फायदा कोई पहुंचाएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो वही फायदे की कड़ी थे। अगर दोनों देश लड़ते तो ही तो हमें फायदा पहुंचता। आप इसको देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि हाल ही में किस तरीके से इंडिया और चाइना पास आ गए। लेकिन नेपाल को देखते हैं तो नेपाल के अंदर अचानक से नेपाल बोलने लग गया कि भाई ये एक मतभेद सा बनाने लग गया नेपाल। तो नेपाल के अंदर किसका इन्फ्लुएंस है? पहली बात ये आनी चाहिए। नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस है। और नेपाल को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? नेपाल की मौजूदा सरकार को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? मौजूदा के अंदर जो हालात दुनिया भर के अंदर बन रहे हैं, जो कि एशिया के खिलाफ बन रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट चल रहा है, चाइना के अगेंस्ट चल रहा है, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर नेपाल को तो सबके साथ में खड़ा होना चाहिए। अगर चाइना जैसा देश इसके अंदर समझदारी दिखा सकता है तो नेपाल क्यों नहीं दिखा सकता? नेपाल इस बीच क्यों लड़ने की कोशिश कर रहा है? नेपाल बार बार ऐसे क्यों करने की कोशिश कर रहा है कि वो दिखाने की कोशिश, क्योंकि इससे पहले भी कई बार नेपाल अलग अलग रीजन्स के अंदर इंडिया के क्लेम कर देता है और कहता था कि कभी कभी राम जी की जन्मभूमि के ऊपर अयोध्या की ये वो तो चाइना वो द्वारा बुलाए गए शब्द थे। अब चाइना इंडिया के रिलेशन भी स्ट्रांग हो गए हैं, तो फिर नेपाल अब करेगा क्या? तो आप ऐसे ही स्टेटमेंट पास ऑन करेंगे तो मामला जो ये दिखाता है और दर्शाता है कि किस प्रकार आप एंटी इंडिया और एंटी चाइना स्टैंड दोनों अपना रहे हैं। जब दोनों देश साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, यूएसए और वेस्ट के नैरेटिव को काउंटर करना चाहते हैं, जो हेजेमनी बन चुकी है वेस्ट की उसको काउंटर करना चाहते हैं। वहीं पे एशिया का यूनिफिकेशन, वो हमने एक वीडियो बना रखी है चैनल पे कि यूनिफिकेशन ऑफ एशिया इज द डाउनफॉल ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर आप यूनिफाई करते हुए एशिया के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको जो कुछ चंद पैसों के लिए जो कहीं से आ गए होंगे जिसके सोर्सेज हमारे पास नहीं है, वरना हम वीडियो के अंदर क्लेम कर लेते, आप नाचना शुरू कर देते हैं। जो पैसा फेंकता है उस अकॉर्डिंग केपी ओली जो है बोलना और नाचना शुरू कर देते हैं, उनकी सरकार भी खासकर नाचना शुरू कर देती है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के एक अचीवमेंट पर आते हैं जो अग्नि 5 का निकल कर आ रहा है कि हमने अग्नि 5 को सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है, और इसमें कैचिंग पॉइंट यह है कि हमने अग्नि 5 को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बोला है, हमने अग्नि 5 को इंटरमीडिएटरी रेंज मिसाइल के अंदर काउंट किया है, जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से नीचे आती है। तो कार्तिक, ये जो शब्दों का फेरबदल किया गया है कि मतलब पहले तो हम देखते थे कि ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अब इसको जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल में काउंट कर लिया गया है। तो ये क्यों दर्शाया जा रहा है सरकार द्वारा? ये सरकार द्वारा इसलिए दर्शाया जा रहा है, देखिए वही मैं वर्ल्ड की जो इस वक्त स्थिति बन रही है उस पर लेकर आना चाहूंगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हालात बने थे उसको लेकर अमेरिका कितना इन्वॉल्व हो चुका था, ठीक है, और यूरोप इतने इन्वॉल्व नहीं हुए थे जितना अमेरिका इन्वॉल्व हुआ था। तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर कुछ भी मिलिट्री
मिलिट्री एक्टिविटीज होती है, कोई भी मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, कोई भी सबमरीन की बात चलती है रशिया के साथ, तो CIA का इन्वॉल्वमेंट होता है, CIA की एक नजर रहती है। और हो सकता है इसके अंदर भी नजर हो CIA को पता हो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये है और इसको भारत क्या बता रहा है, लेकिन भारत इसको पब्लिकली क्लेम नहीं कर रहा है, अपनी क्षमता को शोकेस नहीं कर रहा है, अपनी क्षमता को शोकेस नहीं कर रहा है और बताना भी नहीं चाहता है। भारत ने चुपचाप एक परीक्षण करके दिखा दिया है और इस परीक्षण की वीडियो लोगों ने बांग्लादेश से भी बनाई है। जो बांग्लादेश के अंदर लोग खड़े हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है, बांग्लादेश के अंदर लोग खड़े बांग्ला भाषा बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये देखिए देखिए इंडिया के उस तरफ से क्या जा रहा है और वो वहां पे आपको पता है ओडिशा के उधर से टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। दूसरी चीज ये देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से भारत ने इसका अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया है, अब आगे प्रयास चल रहा है कि अग्नि 5 के ऊपर, इसी अग्नि 5 के ऊपर एक जो कहते हैं न्यूक्लियर बंकर बस्टर वॉरेड लगाया जाएगा, वर्जन्स में निकाले जाएंगे, उसके अलग अलग वर्जन्स निकाले जाएंगे। तो बंकर बस्टर जब उसके ऊपर वॉरेड लग जाएगा तब सबको B2 बॉम्बर याद आ रहा है, B2 बॉम्बर के साथ जो उसने ईरान के अंदर किया था, किस तरीके से बंकर बस्टर्स हो रहे थे। अब इसका इस्तेमाल आखिर भारत करेगा कहाँ, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठते हैं, क्योंकि हाल ही में जैसे कि आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से रिश्ते बन रहे थे, उस दौरान एक खबर आई थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक खबर आई थी कि वहां पे पाकिस्तान के ऊपर एक नंदन हिल्स है, वो नंदन हिल्स के अंदर एक जगह पे जाके ब्लास्ट हुआ था। वो कह रहे थे कि भाई ये तो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट है पाकिस्तान की, यहाँ पर उड़ चुका है, यहाँ पर उड़ चुका है। फिर बाद में खबरें आ रही थी कि ये नहीं उड़ा है, फिर बाद में खबरें आई कि नहीं, उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है उसको ब्लास्ट कर दिया गया है। तो अब मेरे हिसाब से खबर आने वाले समय में ये आ सकती है, अगर पाकिस्तान अपना गलत तरीके से आतंकी मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करता है भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर या फिर बॉर्डर एरियाज के अंदर, तब शायद खबर आ सकती है कि अब की बार तो न्यूक्लियर बस्टर बॉम्ब गया है और वो पूरा नीचे तक ब्लास्ट कर रहा है। और बंकर बस्टर बॉम्ब तो आसिम मुनी भी तो बंकर में छुप बिल्कुल, हाँ, तो वो उसमें भी कामयाब हो सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि अग्नि 6 का जब सक्सेसफुल परीक्षण करा जाएगा तो उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाएगी, जो अमेरिका तक जाएगी और अमेरिकन को भी चीज़ पता चल जाएगी कि ग्रोइंग इंडिया की कैपेबिलिटी क्या होती है, जिसके ऊपर आप कभी टैरिफ लगाते हैं और सैंक्शंस लगाने की भी बातें कर देते हैं, आपकी जुबान फिसल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के मंसूबे जो है कभी कभी जुबान पर आते हैं और फिर उसको बोल दिया जाता है कि स्लिप ऑफ टंग है। हमने अक्सर हमारे आसपास के लोगों के अंदर भी ये चीज़ महसूस करी है और अमेरिका के तहत भी हमने ये चीज़ देखने के लिए, हम अमेरिका की तरफ से भी जो चीज़ आई है वो हमें देखकर समझ भी ली है। बाकी आप लोगों की इन तीनों खबरों के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।